ओके, तो हमने देखा था भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ये हमें समझ में आया कि आयरन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है, हमें ये बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखने को मिलता है कि जो जिन न्यूक्लियाई का मास नंबर ग्रेटर देन 170 होता है या जिनका मास नंबर लेस देन 70 होता है, ये स्टेबल नहीं होते। बाइंडिंग एनर्जी कर्व से अगर हम देखें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व बनाए ए के साथ, मैं रफली बना रहा हूँ। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व लगभग वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक स्टेबल यहाँ पे क्या होता है, ये आयरन आया, उसके बाद लगभग लगभग स्टेबल फिर नीचे जाता है। तो यहाँ पे ना जो रीजन ये वाला है, कौन सा रीजन है, रीजन नंबर 30 से 170। यहाँ पे रीजन नंबर 30 से 170 क्या होते हैं, यहाँ रीजन नंबर 30 टू 170 जो होता है वो क्या होते हैं यहाँ पे, ये स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अच्छी खासी होती है, तो ये स्टेबल होते हैं। ये वाले क्या होते हैं, लेस स्टेबल, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है। तो जिनकी ए ग्रेटर देन 170 होता है, ये छोटा होना चाहते हैं, यानी इस रीजन में आना चाहते हैं, तो ये क्या करते हैं, टूट जाते हैं, फ्यूजन कर लेते हैं छोटे पार्ट में और स्टेबल हो जाते हैं। और ये छोटे वाले जुड़ के बीच वाले रीजन में आना चाहते हैं, इसलिए ये फ्यूजन करते हैं स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो ये बेसिक आइडिया दिया मैंने, फ्यूजन फ्यूजन होता क्यों है, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस रीजन की स्टेबिलिटी जो है वो अच्छी होती है, इनकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो अकॉर्डिंगली अगर बड़े न्यूक्लियस है तो छोटे होकर, है ना, यानी फ्यूजन कर कर बीच में आते हैं और ये फ्यूजन कर कर 30 टू 170 की रेंज में जो है वो पहुंच जाते हैं। तो ये आइडिया यहाँ पे आपको होना चाहिए, नोट करें इसको फटाफट से। ठीक है, चले अब बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की। इसके बाद हम मॉडर्न फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे यहाँ पे, न्यूक्लियर तक का। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, हाँ नो डाउट आपने रेडियो एक्टिविटी अभी नहीं पढ़ी है, बट फिर भी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ, समझ में आ जाए। तो रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, उसका बेसिक आइडिया है क्या। तो देखो रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब है कि कोई भी न्यूक्लियाई जो स्टेबल नहीं है वो स्टेबल होना चाहता है, तो अलग अलग तरह की रेडिएशन एमिट करता है, जिस फिनोमेना को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो इस रेडियो एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले आता है अल्फा डीके। अल्फा डीके क्या होता है, आपके पास एक न्यूक्लियस है एक्स ए जेड। ठीक है, ये टूट के क्या बन जाता है, वाई ए -4 जेड -2। साथ में आ जाता है अल्फा पार्टिकल, यानी वो हीलियम न्यूक्लियस होता है 4 और 2, और साथ में क्या रिलीज होती है, एनर्जी। अब ये क्या है 4, इनको प्लस करो, देखो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में मास नंबर और एटॉमिक नंबर कंजर्व होना चाहिए। जैसे ये ए है तो इधर भी कितना होना चाहिए, A-4 + 4 यानी ए, जेड Z-2 और 2 यानी कितना हो गया, जेड। ठीक है, तो इस तरीके से ये अल्फा डीके होता है। अल्फा डीके क्यों होता है, ऑब्वियसली एनर्जी को, अल्फा डीके क्यों होता है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़े, यानी ये न्यूक्लियर इसमें कन्वर्ट होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब होती है क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू क्या होती है, रिएक्टेंट का मास अगर आप माइनस करेंगे प्रोडक्ट के मास से, उससे रिलेटेड जो एनर्जी आएगी उसे क्यू वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगी, मास एटम का जो ये एक्स है माइनस मास वाई माइनस मास हीलियम। ठीक है, तो ये मास डिफेक्ट मतलब ये मास में चेंजेस आया, इससे रिलेटेड जो एनर्जी है यानी C², ये क्यू वैल्यू है। अच्छा, क्यू वैल्यू की खासियत होती है, अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक, अगर क्यू वैल्यू आ रही है नेगेटिव तो उसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन खुद हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, और रिएक्शन खुद ही हो जाएगा, और ये खुद नहीं होगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी तो ये होगा। तो क्यू वैल्यू का ध्यान रखेंगे, किसी भी रिएक्शन में पूछते हैं क्या रिएक्शन खुद हो जाएगा,
या वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो डिपेंड करता है क्यू वैल्यू पे। ठीक है, तो ये अल्फा डीके होता है इस तरीके से। और डिटेल जो होंगे क्वेश्चन करते हुए समझेंगे, नोट करें इसको। ओके, अल्फा डीके के बाद आता है बीटा डीके। अल्फा डीके में क्या रिलीज हुआ? अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम का न्यूक्लियस। और बीटा डीके में क्या रिलीज होता है? या तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। ठीक है, तो बीटा डीके भी ना दो तरीके के होते हैं। एक होता है बीटा माइनस डीके, एक होता है बीटा प्लस डीके। तो बीटा माइनस डीके क्या होता है? जैसे सपोज आपके पास ये न्यूक्लियस है ए जेड, तो किसमें कन्वर्ट हुआ? वाई ए जेड प्लस वन। और साथ में क्या रिलीज हुआ? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस वन और जीरो। ठीक है, तो देखो सब बराबर हो गया। जेड जेड प्लस वन और माइनस वन बराबर हो जाएगा जेड के, और ये ए और जीरो प्लस करो, सब ए के बराबर। प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ रिलीज होता है एंटी न्यूट्रिनो। और बीटा प्लस डीके में एक्स ए जेड वाई ए जेड माइनस वन, ये होता है पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन के साथ क्या रिलीज होता है? न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये रिएक्शन है कौन सा? बीटा डीके। बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। देखिए, अगर इसकी क्यू वैल्यू निकालनी है बीटा माइनस की, तो इसकी क्यू वैल्यू क्या होती है बीटा माइनस डीके की? एम जो है ना, ये एटम का मास है यहाँ पे, एम एक्स माइनस एम वाई, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर। ये बीटा प्लस डीके की क्यू वैल्यू। और बीटा माइनस की अगर निकालनी हो क्यू वैल्यू, तो एम एक्स माइनस एम वाई, ओके, माइनस टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। अभी ये कैसे आता है माइनस टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये जब न्यूक्लियर के पर्टिकुलर क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो उसको डिटेल में समझाऊंगा ये कैसे एक्सप्रेशन आते हैं। अभी के लिए रिवीजन में आप इसको लिखें, नोट करें इसको। ठीक है, सर ये रेडियो एक्टिविटी सिलेबस से रिड्यूस हुई थी ना? ये तो है अभी। एंट्रेंस में तो आएगी। हाँ, ठीक है, तो ये बीटा डीके था। ओके, तो फिर हम क्या करते हैं ना, क्लास को कर लेते हैं अभी एंड। तो मॉडर्न फिजिक्स का थोड़ा ही पार्ट बचा है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो परसों होगी आपकी। ठीक है, 4 बजे। तो अभी के लिए इतना ही करेंगे। अभी आप इसको नोट करें और जा सकते हैं।